अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। कासिम सुलेमानी को कत्ल करने में हमारे साथ इसराइल भी था बराबर का शरीक। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हैरत अंगेज इंकशाफ। हमले से 2 दिन पहले ऑपरेशन से खुद को नेतन्याहू ने कर लिया था अलग। गजा में इजरायली फौजियों की हलाकत का सिलसिला जारी। मजीद 15 इजरायली फौजियों को अल-क़स्साम ब्रिगेड ने उतारा मौत के घाट। चिली के जंगलात में लगी भयानक आग ने मचाई तबाही। 122 अफराद हलाक। 1 लाख एकड़ का इलाका जलकर बन गया राख। वारिस पठान ने मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी पर जाहिर किया शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, चुन चुन कर मारेंगे और सबको खत्म कर देंगे जैसे नारे लगाने वाले बीजेपी लीडरों के खिलाफ क्यों नहीं होती कार्रवाई। दिग्विजय सिंह का राज्यसभा में खिताब। कहा, बीजेपी ने हिंदुओं और मुसलमानों को बांटा और अब भगवान राम के भक्तों को बांट रही है। भगवान राम को मंदिर में ले आए लेकिन नीरव मोदी को हिंदुस्तान में नहीं। और लोकसभा इलेक्शन में 370 सीटें हासिल करने का दावा करते हुए पीएम मोदी ने कहा, तीसरे टर्म के लिए जब बनाएंगे हुकूमत तो लेंगे कई बड़े फैसले। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। ईरान की सिपाह पासदारान इनकलाब के साबिक चीफ कासिम सुलेमानी को कत्ल कर देने से मुताल्लिक साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हैरत अंगेज इंकशाफ किया है। उन्होंने कासिम सुलेमानी के कत्ल के बारे में नई तफसीलात का इंकशाफ करते हुए बताया कि इसराइल सुलेमानी को कत्ल करने के मंसूबे का हिस्सा था, लेकिन इसराइल हमले से ऐन पहले पीछे हट गया। बता दें कि कासिम सुलेमानी 2020 की शुरुआत में इराक में एक अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए थे। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा, जब हम सुलेमानी को कत्ल करने लगे तो इसराइल भी हमारे साथ ये काम करने वाला था, लेकिन ऑपरेशन से 2 दिन पहले ही इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा, हम ऐसा नहीं कर सकते। ट्रंप ने कहा कि मेरा एक खास जनरल था और वो बहुत अच्छा था और मैंने उससे कहा, क्या अब भी हम ये खुद कर सकते हैं? उसने कहा, सर हम कर सकते हैं, ये आप पर मुनहसर है। और फिर ट्रंप ने कहा, ये हम करेंगे। गजा जंग को रोकने से इसराइल ने फिर एक मर्तबा इनकार कर दिया है। दूसरी जानिब हमास के एक सीनियर एहलकार ने बताया है कि गजा में इसराइल के साथ तकरीबन 4 महीने से जारी जंग को रोकने के लिए आर्जी जंगबंदी की ताहाल कोई फाइनल डील नहीं हो सकी है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक लेबनान में हमास के एक आला ओहदेदार उसामा हमदान ने कहा कि हमास के रहनुमा इसराइल, कतर, मिस्र और अमेरिका के आला हुक्काम की तरफ से तैयार करदा मुजव्विज़ा फ्रेमवर्क का जायजा ले रहे हैं, लेकिन अपने मौक़िफ़ का ऐलान करने के लिए उन्हें मज़ीद वक्त दरकार था। उन्होंने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि उनकी तहरीक ने बारहा कहा है कि वो किसी भी इक़दाम पर बातचीत के लिए तैयार है जो हमारे फ़लस्तीनी अवाम के ख़िलाफ़ इस वहशियाना जारहियत को ख़त्म करते हैं। हमास ने यमन पर अमेरिकी व ब्रिटेन की बमबारी की मजम्मत करते हुए इसे एक दोस्त अरब मुल्क की खुद मुख्तारी पर सरीह हमला और ख़ित्ते को मज़ीद इंतशार और अदम इस्तेहकाम की तरफ घसीटने के मुतरादिफ करार दिया। हमास ने एक बयान में अमेरिकी इंतज़ामिया और सियोनी काबिज़ दुश्मन को इस जारहियत और ख़ित्ते में उसके असरात के लिए मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार ठहराया। हमास ने सियोनी जंगी मुजरिमों के हाथों नस्ल कुशी का निशाना बनने वाले फ़लस्तीनी अवाम पर ढाए जाने वाले मज़ालिम के ख़िलाफ़ यमन के जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ की भी तारीफ़ की। गजा में इसराइली फ़ौजियों की हलाकत का सिलसिला जारी है। अब अल-क़स्साम ब्रिगेड ने एक हमले में 15 इसराइली फ़ौजियों को मारने जबकि इसराइल की 43 फ़ौजी गाड़ियों को तबाह करने का दावा किया है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि हमले में इसराइल के 4 फ़ौजी ड्रोन कब्जे में लिए गए, जबकि तल अवीव पर भी रॉकेटों से मुतअद्दिद हमले किए गए। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज ने गजा की पट्टी के इलाके रफ़ा के सेफ जोन पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। रात भर गोलाबारी और मकानात पर बमबारी से 130 फ़लस्तीनी शहीद हो गए।
गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते इसराइली वज़ीर की जानिब से रफ़ा के सेफ जोन को निशाना बनाने के हवाले से बयान के बाद गुज़िश्ता रोज़ सियोनी फोर्सेज ने बर्बरियत का मुजाहरा करते हुए रफ़ा में शदीद बमबारी की। गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइली हमलों में 130 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की बहाली के सिलसिले में अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन सऊदी अरब पहुँचे हैं, जिसके बाद वो मशरिक़ वस्ता की दूसरी रियासतों के दौरों की शुरुआत करेंगे। गैर मुल्की खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी ओहदेदार अपने दौरे के दौरान गज़ा में जंग के बाद गवर्नेंस के हवाले से भी पेशरफ पर कोशिश करेंगे। वाज़ेह रहे कि 7 अक्टूबर को हमास के इसराइल पर हमले के बाद से अमेरिका के आला सफारतकार का ये 5वां दौरा है। एंटोनी ब्लिंकन ने मशरिक़ वस्ता का दौरा ऐसे वक्त पर किया है जब अमेरिका ने ईरान की हिमायत याफ्ता मलेशिया पर ड्रोन हमले किए, जिसमें तकरीबन 50 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि मज़ीद फ़िज़ाई हमलों का इशारा भी दिया है। ईसाइयों पर थूकना यहूदी कल्चर का हिस्सा है। ताज़ा वीडियो जो आप देखेंगे उससे आप जान जाएंगे कि मुसलमानों के साथ साथ यहूदी ईसाइयों से भी कितनी नफरत करते हैं। दरअसल एक ईसाई पादरी जब यरूशलेम गया तो उसे देखते ही यहूदी लड़कों ने उन पर थूकना शुरू कर दिया। वाक़े की फ़लस्तीनी फ़ॉरेन मिनिस्ट्री ने मजम्मत करते हुए तनकीद की है। मिनिस्ट्री ने एक बयान में कहा है कि यह वाक़या इसराइली कट्टर इंतहा पसंद मिनिस्टर्स एतमान बिन-गुवेर और बेज़लेल स्मोट्रिच की तरफ से उकसाने का नतीजा था और नस्ल परस्त नौआबादियाती कल्चर जो दूसरे के वजूद से इनकार करता है, ये उसका इजहार था। Und damit verabschieden wir uns aus Jerusalem. No, he spit on me. You know, he spit on me and he touched me. You know, because you know the police is always asking. Then you know I need a picture of his face. चिली के जंगलात में भड़की खौफनाक आग ने अब तक की इत्तलात के मुताबिक 122 अफराद को मौत की नींद सुला दिया है। गैर मुल्की ज़राए के मुताबिक चिली की मेडिकल सर्विस का इस हवाले से कहना है कि सैकड़ों अफराद अब तक लापता हैं, जबकि अब तक सिर्फ 32 लाशों की शनाख्त की जा सकी है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक चिली के सेंट्रल इलाकों के जंगलात में कई दिनों से लगी आग के बाद तकरीबन 10 लाख अफराद बेघर हुए हैं। जंगलात में आग टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने के बाद लगी। चिली के सदर गैब्रियल बोरिक ने 2 रोज़ा कौमी सूख का ऐलान करते हुए खबरदार किया कि मुल्क को बहुत बड़े अलमिया का सामना है, हमें मज़ीद बुरी खबरों के लिए तैयार रहना होगा। हुकाम का कहना है कि आग ने 90 से ज़ायद मकामात को अपने घेरे में ले लिया है, जिससे 1 लाख एकड़ से ज़ायद अराज़ी जलकर राख बन चुकी है। Tranquila. Todo tranquilo. Todo tranquilo. Vamos. El auto. Avance. Cierren todas las ventanas. Ya los vamos. बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। मुफ्ती सलमान अज़हरी की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए एमआईएम लीडर वारिस पठान ने कहा कि उन लोगों के खिलाफ ना कोई कार्रवाई होती है और ना ही कोई केस दर्ज होता है जो चुन चुन कर मारेंगे, सबको ख़त्म कर देंगे जैसे नारे लगाते हैं, और ये
बीजेपी के लीडर्स होते हैं। कोई भड़काऊ भाषण दिया नहीं है। और देखिए, इससे भारी भारी भाषण दे चुके हैं लोग यहाँ पर, चुन चुन के मारेंगे, 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 5 मिनट के लिए हमको छोड़ दो, हम सबको खत्म कर देंगे। उनके खिलाफ तो ना FIR होता है ना कोई केस होता है। मगर यहाँ वो शख्स खुद बोल रहा है कि मैंने क्लैरिफिकेशन भी दिया है कि मैंने किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुँचाई है, मैंने सिर्फ एक अशार पढ़ा है। और वहाँ पर जो वो मौका था फिलिस्तीन के ऊपर वो बयान कर रहे थे, तो कैसा उनको समझ लिया कि एक अल्फाज उन्होंने जो इस्तेमाल किया उसके ऊपर उनको इतना बड़ा केस। ATS आ जा रही है यहाँ पर, गुजरात से लेकर जा रही है उनको वहाँ पर। तो हम चाहेंगे कि न्याय हो सबके सामने। तो वो संविधान में इक्वालिटी की बात हुई, सबके साथ कानून बराबर होना चाहिए। कौन सा धार्मिक नारा लगाया जिससे बात किया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। ये तो भड़काने वाले भाषण ही तो सबके धर्म में अभी हमारे यहाँ कितने लोग लगा रहे हैं आजकल। भड़काऊ भाषण नारे लगाकर तो मॉब लिंचिंग कर रहे हैं लोगों की, मगर उनके खिलाफ तो कभी सरकार केस नहीं करती, कोई केस ऐसा होता नहीं। मगर यहाँ तो खुद बोल रहे हैं कि मैंने क्लैरिफिकेशन भी दिया है कि मेरा किसी की भी आस्था को ठेस पहुँचाने का कोई मेरा मकसद ही नहीं, ना मैंने कोई ऐसा अल्फाज यूज़ किया किसी व्यक्ति विशेष या किसी के धर्म के खिलाफ मैंने बात की, वैसा भी नहीं। एक अशार था वो पढ़ा, उसके लिए उनको इतनी पढ़ा। हमको यकीन है कायदे पे इंसाफ मिलेगा। और मुफ्ती साहब ने भी कहा है, और मैं भी अपनी जानिब से आपके माध्यम से तमाम लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि सुबह से हज़ारों लोग फ़ोन कर रहे हैं कि आप तमाम संयम बरतिए, सब्र करिए, कायदे कानून पर भरोसा रखिए, इंसाफ होगा। और कुछ ऐसा मत करिए जिससे कायदा कुछ खराब हो। प्रशासन पुलिस की मदद करिए और शांति के साथ बैठिए। कांग्रेस के MP और मध्य प्रदेश के साबिक CM दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा में बीजेपी और नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली NDA हुकूमत पर जमकर तनकीद की है। उन्होंने EVM का भी मुद्दा उठाया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की पॉलिसी अपनाकर हिंदुस्तान में राज किया। अब उसी से तरकीब लेकर BJP और RSS मुल्क में राज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुओं और मुसलमानों को बांटा गया और अब वो भगवान राम के भक्तों को बांट रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये लोग नारा देते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन जहां बाबरी मस्जिद तोड़ी वहां मंदिर नहीं बनाया गया। दिग्विजय के मुताबिक भगवान राम को मंदिर में ले आए, लेकिन नीरव मोदी को हिंदुस्तान नहीं ला पाए। नरेंद्र मोदी जी के 3 ब्रह्मास्त्र है, 3 हथियार है। पहला अस्त्र है EVM, दूसरा हथियार है धर्मांधता और तीसरा हथियार है ED, IT, CBI, NIA। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, लेकिन सफल लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष माननीय चुनाव आयोग आवश्यक है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लोगों के मन में एक EVM के बारे में विश्वास कम होता जा रहा है। प्रदर्शन हो रहे हैं। 28 पॉलिटिकल पार्टीज ने कुछ प्रश्न चुनाव आयोग के सामने रखे। नरसिम्हा जी हमारे बैठे हुए, इन्होंने खुद ने किताब लिख डाली थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या चुनाव आयोग का आज व्यवहार निष्पक्षता से है क्या? 28 राजनीतिक दलों ने उनसे मिलने का समय मांगा। 6 महीने में माननीय चुनाव आयोग को 28 पॉलिटिकल पार्टी से मिलने का समय तक नहीं मिला। हम ऐसे चुनाव आयोग पर कैसे भरोसा करेंगे? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक तरफ जहां उच्चतम न्यायालय ने अपना सुझाव भेजा कि चुनाव आयोग के सदस्यों के चयन के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के उनको भी उसका समिति का सदस्य बनाया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री जी को रास नहीं आया और उन्होंने यहां से बिल पास करा लिया। जब सारे विपक्ष के संसद सदस्यों को उनको उन्होंने निष्कासित कर दिया था। और क्या किया कि प्रधानमंत्री जी के अलावा प्रधानमंत्री जी द्वारा मनोनीत मंत्री भी उसका सदस्य होगा। इसका मतलब कि 3 सदस्यों में 2 जब प्रधानमंत्री जी द्वारा होंगे तो उससे क्या उम्मीद की जाए। और यही नहीं है, आज ये बात साफ हो गई है कि BEL के अंदर 4 डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की नियुक्ति किनकी हुई है? भारतीय जनता पार्टी के लोगों की। अगर बीजेपी ने मरकज में तीसरी मुद्दत के लिए हुकूमत बनाई तो वो कई बड़े फैसले लिए जाएंगे जो अगले 1000 साल तक हिंदुस्तान में कायम रहेंगे। ये कहना है PM मोदी का।
साथ ही उन्होंने दावा किया कि इस मर्तबा लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को 370 जबकि एनडीए अलायंस को 400 सीटें मिलेंगी। जिसको जितना जुल्म मुझ पर करना है कर ले, मेरी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चलती रहेगी। जिसने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा, जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। ये मैं देश को इस सदन की पवित्र जगह से वादा करता हूं। जिसको जो आरोप लगाना है लगा लें, लेकिन देश को लूटने नहीं दिया जाएगा और जो लूटा है वो लौटाना पड़ेगा। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक मीडिया चैनल के प्रोग्राम में शिरकत करते हुए बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर जमकर तनकीद की। खड़गे के मुताबिक पीएम मोदी कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, लेकिन वो कांग्रेस से ही डरते हैं। कांग्रेस का नाम लिए बगैर बीजेपी को नींद नहीं आती और हमें बुरा भला कहे बगैर उन्हें खाना हजम नहीं होता। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मजीद कहा कि मोदी सरकार 2021 का सेंसस यानी मर्दमशुमारी क्यों नहीं करवा रही है। इससे पता चलता है कि मुल्क में किसी तबके की कितनी आबादी है, किस तबके में कितने पढ़े लिखे लोग हैं, किसके पास कितनी ज़मीनें हैं, उनकी इनकम क्या है, उसके हिसाब से आप उनके लिए पॉलिसियाँ बना सकते हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस सदर ने मोदी सरकार पर ईडी, आईटी और सीबीआई से लीडरों को डराने का भी इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि जो लोग बीजेपी के पास जा रहे हैं उन्हें आइडियोलॉजी से कोई मतलब नहीं, उन्हें सिर्फ खुद की हिफाजत करनी है। बीजेपी उन लीडरों को बदनाम करती है जो अपोजिशन के पास होते हैं। जैसे ही वो लीडर बीजेपी की वॉशिंग मशीन में चले जाते हैं, वो पाक साफ हो जाते हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने झारखंड में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी और आरएसएस नहीं चाहते कि कोई आदिवासी सीएम बने, इसीलिए उन्होंने झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार को गिराने की कोशिश की। यहां पे आपकी सरकार को ये क्यों हटाए? क्योंकि ये इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं कि झारखंड में आदिवासी चीफ मिनिस्टर है। ये इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। इसीलिए इन्होंने हमारी सरकार को हटाने की कोशिश की और कांग्रेस पार्टी, जेएमएम सब मिलकर बिल्कुल इनके सामने एक लाइन में खड़े हो गए और क्या हुआ? सरकार बच गई। ये हर प्रदेश में करते हैं। जहां भी उनको चांस मिले, ये या सीबीआई का प्रयोग करके, ईडी का प्रयोग करके, इनकम टैक्स का प्रयोग करके या पैसा देकर ये यही काम करते हैं। लोकतंत्र पे ये आक्रमण कर रहे हैं, संविधान पे ये आक्रमण कर रहे हैं, क्योंकि ये जनता की जो आवाज है इसको दबाना चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी, हमारा गठबंधन, इंडिया गठबंधन, लोकतंत्र की जो आवाज है उसको कभी नहीं दबने देगा। आम आदमी पार्टी एमएलए आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी को एक्सपोज करने का दावा किया है। उन्होंने इंकशाफ किया कि मुबैना एक्साइज पॉलिसी घोटाले में ईडी ने मुलजिमीन से पूछताछ के तमाम सीसीटीवी फुटेज से ऑडियो डिलीट कर दिया ताकि ये पता ही ना चल पाए कि क्या क्या बातें हुई थी। अब आप सुनिए, अब मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बताने वाली हूं जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब एक अक्यूज्ड ने कुछ दिन पहले कोर्ट में एप्लीकेशन डाली और कहा कि मुझे सीसीटीवी फुटेज चाहिए, तो क्या हुआ? उन्होंने एप्लीकेशन क्यों डाली? क्योंकि उनका, जो ये अक्यूज्ड थे, एक सरकारी गवाह से ईडी में आमना सामना करवाया गया। उस आमने सामने में सवाल जवाब हुए, स्टेटमेंट्स दी गई, अक्यूज्ड द्वारा दी गई, सरकारी गवाह द्वारा दी गई। इस पूरी प्रक्रिया में उस कमरे में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। यह पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में हुई। लेकिन जब
वो स्टेटमेंट कोर्ट में जमा कराई गई तो अक्यूज्ड ने देखा कि जो बात कमरे के अंदर हुई थी और जो बात कागज पर आई है वो दोनों अलग अलग हैं, और इसीलिए इस केस के उस अक्यूज्ड ने सीसीटीवी फुटेज के लिए एप्लीकेशन डाली। और आपको पता है, जब ईडी ने वो फुटेज दी तो उन्होंने उस फुटेज का ऑडियो डिलीट कर दिया। सिर्फ वीडियो फुटेज दी गई, ऑडियो फुटेज डिलीट कर दी गई, और सारा एविडेंस कि वास्तविक तौर पे उस कमरे में क्या बात हुई थी, उस सारे एविडेंस को ईडी द्वारा डिलीट कर दिया गया है। और ना सिर्फ उस एक मैटर में, आम आदमी पार्टी के पास विश्वसनीय सूत्रों से ये खबर है कि जब से ये एक्साइज पॉलिसी का इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है, पिछले 1.5 साल की सारी इंटेरोगेशन, सारे सवाल जवाब जो हुए हैं ईडी में, सबकी ऑडियो फुटेज को डिलीट कर दिया गया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट द्वारा, ईडी द्वारा। ये क्या दिखाता है कि जो एक तो रिकवरी नहीं हुई, सबूत नहीं मिला, और जो स्टेटमेंट्स थी, जो एकमात्र आधार थी ईडी के केस का, वो सारी स्टेटमेंट्स भी फर्जी हैं। क्योंकि अगर स्टेटमेंट फर्जी नहीं होती तो आपको ऑडियो डिलीट करने की क्या जरूरत थी। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। कासिम सुलेमानी को कत्ल करने में हमारे साथ इसराइल भी था बराबर का शरीक। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हैरत अंगेज इंकशाफ, हमले से 2 दिन पहले ऑपरेशन से खुद को नेतन्याहू ने कर लिया था अलग। गजा में इसराइली फौजियों की हलाकत का सिलसिला जारी। मजीद 15 इसराइली फौजियों को अल-क़स्साम ब्रिगेड ने उतारा मौत के घाट। चिली के जंगलात में लगी भयानक आग ने मचाई तबाही। 122 अफराद हलाक, 1 लाख एकड़ का इलाका जलकर बन गया राख। वारिस पठान ने मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी पर जाहिर किया शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, चुन चुन कर मारेंगे और सबको खत्म कर देंगे जैसे नारे लगाने वाले बीजेपी लीडरों के खिलाफ क्यों नहीं होती कार्रवाई। दिग्विजय सिंह का राज्यसभा में खिताब। कहा, बीजेपी ने हिंदुओं और मुसलमानों को बांटा और अब भगवान राम के भक्तों को बांट रही है। भगवान राम को मंदिर में ले आए लेकिन नीरव मोदी को हिंदुस्तान में नहीं। और लोकसभा इलेक्शन में 370 सीटें हासिल करने का दावा करते हुए पीएम मोदी ने कहा, तीसरे टर्म के लिए जब बनाएंगे हुकूमत तो लेंगे कई बड़े फैसले। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।